video contains graphics and audio related to violence and abuse, which might not be suitable for some viewers. Watch on your own risk. I don't hate anyone or any community. Please enjoy और दिल पे मत लेना। डेथ वैसे तो खुद में ही एक मिस्ट्री है। कोई नहीं जानता कि मरने के बाद क्या होता है, बॉडी में कोई आत्मा है भी या नहीं। अगर है तो मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है, और कुछ लोग इन्हीं आत्माओं के वश में कैसे आ जाते हैं। हर मिनट 120 लोगों की जान जाती है। इनमें से काफ़ी डेथ्स के पीछे रीजंस होते हैं, पर थ्रू आउट हिस्ट्री कुछ ऐसी भी डेथ्स हुई हैं जिनके पीछे का रीज़न अभी तक कोई नहीं पता कर पाया है। ये डेथ्स अभी तक एक मिस्ट्री ही है, और इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ही मिस्टीरियस डेथ्स के बारे में जानेंगे। एलिसा लाम। एलिसा लाम यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में एक स्टूडेंट थी। उनकी डेथ के टाइम वो लॉस एंजलिस के सीसल होटल में स्टे कर रही थी। एलिसा लाम एक सोलो ट्रिप पे थी, इसलिए वो अपने पेरेंट्स को रोज़ कॉल करती थी। पर जनवरी 31, 2013 को जब होटल से चेकआउट करने का टाइम था, तब एलिसा की तरफ से कोई खबर नहीं आई। इसी के चलते एलिसा के पेरेंट्स ने पुलिस कंप्लेन कराई, पर एलिसा पूरे होटल में कहीं नहीं मिली। और फरवरी 13 को पुलिस ने एलिसा की ये वीडियो रिलीज़ करी।
एलिसा लाम का इस वीडियो में ये स्ट्रेंज बिहेवियर देख के लोगों ने बहुत सारी थ्योरीज निकाली। जैसे कुछ लोगों ने कहा कि एलिसा किसी से भाग रही थी, कोई उसका पीछा कर रहा था। कुछ लोगों ने ये कहा कि एलिसा ने कोई ड्रग ली थी या वो पोजेस्ड थी। पर जब लोगों को एलिसा लाम की मेंटल कंडीशन के बारे में पता चला, जब उन्हें ये पता चला कि एलिसा को बाइपोलर डिसऑर्डर है, तब उन्हें ये थ्योरी भी निकाली कि एलिसा को ये पता नहीं था कि क्या रियल है और क्या फेक है। वो इन दोनों के बीच का डिफरेंस नहीं बता पा रही थी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एलिसा को डेल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस हो रहे थे। जब एलिसा को होटल में ढूंढा जा रहा था, तब होटल के गेस्ट ने लो वाटर प्रेशर की कंप्लेन की। कुछ दिनों बाद गेस्ट ने ये कंप्लेन करी कि पानी का कलर ब्लैक हो चुका है और उसका टेस्ट भी अजीब है। फरवरी 19 को जब फाइनली वाटर टैंक देखा गया कि पानी से रिलेटेड इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है, तब वहाँ कुछ अनएक्सपेक्टेड मिला, और वो अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी एलिसा की डेड बॉडी। फरवरी 21 को ये बताया गया कि डेथ डूबने से हुई है, जिसके पीछे बाइपोलर डिसऑर्डर एक सिग्निफिकेंट फैक्टर हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन से ये तो पता चला कि डेथ कैसे हुई है, पर ये नहीं पता चला कि एलिसा वाटर टैंक के अंदर गई कैसे, क्योंकि होटल की छत पे जाना बिना चाबियों और पासकोड के इम्पॉसिबल था। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी है कि एलिसा वाटर टैंक के अंदर पहुंची कैसे, क्योंकि वाटर टैंक की जो लिड थी वो बहुत हैवी थी और वाटर टैंक थोड़ी ऊंचाई पे भी था। होटल स्टाफ को खुद सीढ़ी पे चढ़ के टैंक के अंदर देखना पड़ा, तो एलिसा खुद उस टैंक में कैसे गई। और जब एलिसा के गायब होने के बाद पुलिस डॉग्स ने छत पे चेक किया था, तब उन्हें कुछ नहीं मिला। उसके बाद एलिसा की बॉडी वाटर टैंक में कैसे मिल सकती है। ऑफिशियली एलिसा लाम की डेथ एक्सीडेंटल ड्राउनिंग की वजह से हुई थी। हो सकता है मौत डूबने से हुई हो या नहीं भी। द वॉलेस केस। विलियम हर्बर्ट वॉलेस एक इंश्योरेंस सेल्समैन थे। विलियम को एक मैसेज मिला था कि वो जनवरी 21, 1931 को मेनलव गार्डन्स ईस्ट में आ जाएं। विलियम को लगा कि कोई सेल्स लीड है, तो वो चले गए, पर आसपास पता करने के बाद उन्हें ये पता चला कि ऐसी कोई जगह एग्जिस्ट ही नहीं करती। और जब वो घर लौटे, तब उनको पता चला कि उनकी वाइफ जूलिया को किसी ने बेरहमी से मार दिया है। विलियम को अपने वाइफ के खून के इल्ज़ाम में अपराधी माना गया था, पर अपील पर सज़ा को उलट दिया गया था और इसलिए विलियम को फांसी की सज़ा नहीं हुई। तब से हिस्टोरिकल रिसर्चर्स ने यह भी कहा है कि मर्डर विलियम की किसी कोवर्कर ने किया, जिसे विलियम ने मनी एम्बेजलिंग के जुर्म में काम से निकाल दिया था। जिस इंसान ने विलियम को मिलने के लिए बुलाया था, उनका नाम RM क्वेल्थ्रो बताया गया था। एक टाइम पे पुलिस को ये भी लगा कि विलियम और क्वेल्थ्रो एक ही इंसान है और कभी कोई कॉल आया ही नहीं था। फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग जिसने भी जूलिया का मर्डर किया था, उस पर बहुत सारा ब्लड भी लगा होगा। और जब विलियम का सूट देखा गया जो उसने उस रात पहना था, तो उस पर कोई ब्लड स्टेन्स नहीं मिले। जब बाथ और ड्रेन्स को देखा गया, तब पता चला कि वो भी रिसेंटली यूज़ नहीं हुए हैं। वॉलेस ने लगातार मना किया कि उसका क्राइम के साथ कोई लेना देना नहीं है, और मई 1931 को विलियम वॉलेस को फ्री कर दिया गया, और तब से अभी तक किसी और पे जूलिया के मर्डर का आरोप नहीं लगाया गया है। अगर जूलिया का मर्डर उसके हस्बैंड ने किया भी था, तब भी ये एक परफेक्ट क्राइम था, क्योंकि आज तक जूलिया की डेथ अनसॉल्व है और किसी को भी उसके ब्रूटल मर्डर की सज़ा नहीं हुई है। दयातलॉव पास इंसिडेंट। एक एक्सपीरियंस ट्रैकिंग ग्रुप जिसको लीड कर रहे थे इगोर दयातलॉव। ये ग्रुप था 9 सोवियत ट्रैकर्स का, जो रशिया के उरल माउंटेन्स में 1 से 2 फरवरी 1959 में ट्रैकिंग कर रहे थे। पर ट्रैकिंग के बीच में ही कुछ ऐसा हुआ जो इस केस को एक मिस्ट्री बनाता है। वो थी इन 9 लोगों की मौत। इन्होंने एक कैंप लगाया था और रातों रात ही कुछ ऐसा हुआ कि ये लोग कैंप छोड़ के चले गए। पुलिस को टेंट में ट्रैकर्स के शूज़ मिले, उनके बाकी सामान मिले और टेंट के आसपास पैरों के निशान भी मिले, बिना जूतों के, जो बर्फ़ में आगे जा रहे थे। इसके अलावा इनका टेंट अंदर से फटा हुआ था। उस समय इतनी ठंड होने के बावजूद भी ये सारे 9 लोग ऐसे ही चले गए। हालांकि इनके पास ठंड से बचने के लिए पर्याप्त कपड़े थे। जब इनकी बॉडीज़ ढूंढी गई, तब ये कॉन्क्लूज़न निकाला गया कि उनमें से 6 लोगों की डेथ हाइपोथर्मिया यानी ठंड में ज़्यादा देर रहने से हुई। बाकी 3 लोगों की डेथ फिजिकल ट्रॉमा यानी बॉडी में डैमेज होने से हुई। एक विक्टिम में बहुत ज़्यादा स्कल डैमेज हुआ था। 2 लोगों को सीवियर चेस्ट ट्रॉमा हुआ था। एक इंसान के स्कल में एक छोटा क्रैक था। कुछ की बॉडीज़ पानी में मिली, किसी की आइज़ मिसिंग थी, किसी की टंग और किसी की आईब्रोज।
इनकी डेथ के पीछे जो थ्योरीज थी उनका कहना ये था कि इनकी डेथ एनिमल अटैक, हाइपोथर्मिया, मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट, रैपिड फ्लो ऑफ स्नो, कैटाबैटिक विंड्स और इंफ्रासाउंड इंड्यूस्ड पैनिक की वजह से हुई होगी। बाद में जाके ये बताया गया कि इनकी डेथ एवलांस यानी रैपिड फ्लो ऑफ स्नो की वजह से हुई थी, पर अभी तक कोई क्लियर एविडेंस नहीं है। लोग ये भी कहते हैं कि उस समय के आसपास यहाँ पे यूएफओज भी देखे गए थे और ये केस अभी तक एक मिस्ट्री ही है। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू आस्क दैट इन कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर देम। तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे।